जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो चलिए आइए 2023 के अंदर में 2023 में हिंदी के जो प्रश्न पूछे थे उसको यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का जो पेपर होता है ना वो 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का 120 मार्क्स होते हैं और 120 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन होता है और मार्क्स कितने होते हैं, 120 यहाँ पर आपको मार्क्स भी होते हैं, जिसके अंदर में 5 पेपर पूछे जाते हैं। अगर पांचों पेपर की हम बारी बारी से बात करें तो उसमें से पहला पेपर जो आपका हो जाता है वो होता है आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत का, जिसमें से 15 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हिंदी का पेपर होता है, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीजनिंग के यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं हर साल, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से होता है। वहीं पर बात करें एक सेक्शन होता है जीके का, और ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है जहां से 40 मार्क्स के जीके पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर में। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट या फिर विद्यालय में शिक्षण अधिगम का वातावरण। इसके अंदर से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होता है और 120 मार्क्स जो है आपका यहाँ पर होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हिंदी के पेपर पूछे गए थे 2023 में उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ये सारे पेपर पिछले 5 सालों का हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए ड्रीम सेवक आईएएस, आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा। इस पे आप जो है इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए यहां से। इसके अलावा अगर आपको डेली यूट्यूब की क्लास की लिंक चाहिए और पीडीएफ से जुड़ना है तो @DST PDF से आप जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं यहां पर आते हैं और देखते हैं 2023 के अंदर में जो पूछा हुआ पेपर है हिंदी का, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं वो किस तरह के पेपर आए हैं और आपके जो आने वाली एग्जामिनेशन है उसमें किस तरह के और क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए आपके आने वाले बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, ये भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अंत तक आप बने रहिएगा। ये पूरा पेपर जो है आपका 2023 का 2023 का मेरे हाथ में है और इसी से हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। बिल्कुल ऑफिशियल ये पेपर है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। तो देखिए पहला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया था ना, वहां पर गद्यांश दिया था। हिंदी के अंदर में क्या होता है, 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रस, छंद, अलंकार जो है आपका, समास है ना। इसके अलावा जो है उपसर्ग प्रत्यय से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। 5 नंबर का अकेले आपको गद्यांश पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर एक गद्यांश दिया हुआ है और साफ साफ कह रहा है कि भैया प्रश्न संख्या, यहां पर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक है ना, ये गद्यांश को पढ़िए और इसका आंसर हमको दे दीजिए आप, ये बता रहा है। तो देखिए यहां पर क्या क्या प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ये पूछा है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये 5 प्रश्न गद्यांश पर है। फिर छठे नंबर पर आए तो यहां पर अर्थ पूछ लिया है कि दैवज्ञ का क्या अर्थ होगा। 7वें नंबर पर आए तो यहां पर पूछा है कि भैया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी यहां पर स्पेलिंग जो है किसी एक का सही है, बाकी सारा गलत है, तो ये हमको पहचानने के लिए कह रहा है। उसी तरह से और भी बहुत सारे ये सारे प्रश्न जो है यहां पर हम लोग 15 के 15 प्रश्न को देखने वाले हैं और डिस्कस करेंगे बहुत गहराई के साथ। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो ना तो आप YouTube से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी कर सकते हो। और एप्लीकेशन पर पेड कोर्स भी हमारा टॉपर बैच के नाम से चल रहा है, जिसकी फी हमारा जो है 999 है और अभी आपको 699 में पूरा कोर्स जो है मिल जाता है। पूरे 1 सालों के लिए अलग अलग फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाते हैं। इसके बारे में आपको लास्ट में बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन की और आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहले देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या गद्यांश को अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो गद्यांश को सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए गद्यांश को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका है कि आप जो है इसको पढ़ते जाइए और फिर उसके बाद क्वेश्चन इसको पूरा पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पर जाकर के आप अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर स्पीड में सॉल्व करना है तो आपको यहां पर एक चीज करना होगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1 to 5 है ना, तो हम 5 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यहां पर पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि साहित्य को क्या माना गया है। तो हम यहां पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि भैया साहित्य को क्या माना गया है। तो यहां पर साहित्य का जिक्र है तो हमने साहित्य वर्ड को अंडरलाइन कर दिया कि भैया साहित्य को क्या माना गया है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कहता है उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। जो उच्च साहित्य है उसके बारे में यहां पर है, जो कीवर्ड है उसको हम लोग हाईलाइट करके चल रहे हैं। तीसरे प्रश्न पर आएंगे तो कहता है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किसे कहते हैं। जो उच्च स्तर का क्रियाकलाप है ना, वो किससे होता है। ठीक है, ये चीज देखेंगे। फिर कहता है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है ना। आत्मकथा लिखने की परिपाटी कहां पर नहीं है। 5वां प्रश्न है कि हिंदी में किस विधा को
पाखंड कहा जाता है। तो यहां पर एक कीवर्ड आ गया हमारा, क्या, पाखंड आ गया। तो पांचों ही प्रश्न में हमने कीवर्ड को ढूंढ लिया। चलिए अब बारी बारी से हम पूरी जो है पैराग्राफ को यहां पर पढ़ते हैं, पूरा जो पैसेज है इसको पढ़ते हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, आंख कान खुला रखिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम देना नहीं है। जितना फोकस रहेंगे आप पैसेज पर, उतनी जल्दी आंसर आप कर करके अगले प्रश्न पर चले जाएंगे। पूरा पैसेज को पढ़ते, छोटा सा पैसेज पूछा और बहुत ही ईजी पैसेज जो है आपको यहां पर गद्यांश पूछा है 2023 के पेपर में। 2022, 21 है ना, 20 का पेपर आप देखोगे एप्लीकेशन से, हमारे ऐप से डाउनलोड करके देखो, उसमें थोड़ा सा गद्यांश लंबा चौड़ा पूछा है, थोड़ा डिफिकल्ट पूछा है, लेकिन यहां पर इजी पूछा है। चलिए आंसर को ढूंढते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है इस साल तो। ठीक है, आएगा ही आएगा, 5 नंबर ये फ्री में देता है। पढ़ते हैं, कह रहा है यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि साहित्य को एक सात्विक जीवन है। साहित्य तो एक क्या है, सात्विक जीवन है ना, और उससे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। ठीक है, साहित्य को क्या समझना चाहिए, कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। ठीक है, उच्च साहित्य की वो भाव भूमि है। अब प्रश्न पर थोड़ा सा आ जाते हैं, कहता है साहित्य को एक सात्विक जीवन है। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो आइए यहां पर कहता है साहित्य को क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए। तो हमने देखा कि साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। ठीक है, साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो यहां पर हम ढूंढते हैं कि भैया साहित्य को क्या समझना चाहिए, तो साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। लगे हाथ, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। आप आगे आइए, आप यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। तो हमको एक चीज पता चला कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, कि वह भावभूमि है जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका जब कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, उच्च साहित्य की भावभूमि हो जाती है। तो चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न कहता है उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो देखिए कह रहा है जहां व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता, ये तो आंसर नहीं होगा। जहां लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती है, ये भी नहीं होगा। जहां व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, ये भी नहीं होगा। जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, एक बार मिला लीजिए आप। देखिए यहां पर कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता है ना, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, तो कहता है कि जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 2 का, जितने लोगों का आंसर यहां पर डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहां पर, वह अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वह वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती, उच्च स्तर से, देखिए आ गया जो हमारा प्रश्न था वो आ गया, उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बन गया है। तो कहता है कि उच्च स्तर के जितने क्रियाकलाप होते हैं वो आत्म प्रेरणा से होते हैं। किससे होते हैं भैया, आत्म प्रेरणा से। आ जाते तीसरे नंबर प्रश्न पर, कहता है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, बी नंबर में, पढ़िए गौर से, क्या दिया हुआ है बी नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ है कि भैया उच्च स्तर के जो क्रियाकलाप होते हैं वो आत्म प्रेरण से होते हैं। किससे होते हैं, आत्म प्रेरणा से होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, है ना, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। एक बार पैसेज में चलते फटाफट। यहां पर देखिए कहता है कि हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, है ना, किस देश में, हमारे देश में। चलिए आ जाते हैं। तो कहता है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो याद रखिएगा कहां पर नहीं रही है, हमारे देश में। हमारा देश कौन सा है, भारतवर्ष है। तो आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर, 4 का ए नंबर जो है हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर कहता है हिंदी में किस विद्या को पाखंड माना गया है। कौन सी विद्या को पाखंड माना गया है। तो एक बार पैसेज में आ जाते हैं। यहां पर देखिए कहता है आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड माना गया है। तो यहां पर आत्म प्रेरणा या आत्म कथा जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आत्मकथा को पाखंड माना गया। 5वां नंबर प्रश्न पे आते हैं कि भैया पाखंड किसको माना गया है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, आत्मकथा को पाखंड माना गया है, तो आंसर हो जाएगा 5वां का सी। तो देखा आपने कि हम घर से कुछ भी आंसर रट करके नहीं आते हैं, लेकिन ये जो 4 लाइनें पैसेज की दी हुई है इसको अगर अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करें, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप पर भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा गद्यांश आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में जिस लेवल का आएगा उस लेवल का आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने से 5 नंबर बहुत जल्दी और फ्री में मिल जाता है आपके इस हिंदी के पेपर के अंदर में। अब आते हैं 6ठे नंबर पर, जो हमारा अलग अब ग्रामर का, व्याकरण का जो है प्रश्न होने वाला है। यहां पर पूछ रहा है कि दैवज्ञ, ये जो वर्ड है ना दैवज्ञ, ये दैवज्ञ का क्या अर्थ होता है, क्या आप बता सकते हो? ये जो दैवज्ञ है इसका क्या अर्थ है, दैवज्ञ का क्या अर्थ है? तो देखिए साफ साफ यहां पर जान जाइए, दैवज्ञ का मतलब होता है वह चीज जिसको दैवीय शक्ति प्राप्त है, जो डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो पाता है, डायरेक्ट गॉड से बात कर पाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दूसरी भाषा में ज्योतिषी भी कहते हैं। दैवज्ञ का मतलब क्या हो गया, ज्योतिषी। देवता तो कौन हो गया, जो गॉड है उसको, गॉड को तो देवता कहा जाता है, भगवान को देवता कहा जाता है। जो भगवान की शक्ति जिसको प्राप्त हो, भगवान से कनेक्ट होने का पावर जिसको हो, उसको हम लोग दैवज्ञ कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्योतिषी भी कहते हैं। तो दैवज्ञ का अर्थ जो है ज्योतिषी होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहां पर देखिए आधीन गलत लिखा हुआ है, व्यवहारिक गलत लिखा हुआ है, मिष्ठान में क्या क्या है, मिष्ठान लिख दिया है। होना क्या चाहिए भैया, अगर हमको मिष्ठान लिखना है तो ऐसे हो जाएगा भैया, मिष्ठान ऐसे हो जाएगा। यहां पर नॉनो संयुक्त दिया हुआ है तो गलत है ये। लेकिन अत्यधिक अगर आप देखोगे तो बहुत सही तरीके से अत्यधिक लिखा हुआ है, अत्यधिक की स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं है। तो यहां पर जो सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है, वर्तनी होती है, वो होता है अत्यधिक, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते, कहता है किस रस को रसराज कहा गया है। तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को जो है, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, ठीक है। रस का राजा किसको कहा गया है, श्रृंगार रस को कहा गया। अगला प्रश्न आते हैं, कहता तेल देखो तेल की धार देखो, ठीक है। ये एक लोकोक्ति है, आपको इसका मीनिंग पहचानना है। देखिए जब कोई काम करते हैं ना तो उस वक्त जो है ना आपको पूरी आंखें खुली रखनी पड़ती है, और उसके बारे में आपको ये देखना होता है कि भैया ये किस ओर जा रहा है, ठीक है। जब कोई काम करते हो तो उसका रुख पहचानना होता है कि किस ओर जा रहा है। इसी को कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, समझ रहे हो ना। जब आप तेल डाल रहे हो तो ये देखो कि तेल की धार कैसी है, वो डब्बे में जा रहा है या डब्बे से बाहर जा रहा है। तो तेल का रुख को पहचानो आप, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कि तेल देखो तेल की धार देखो, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रुख को पहचानना। क्या हो जाएगा, रुख को पहचानना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा। ये जो मुख्य है ना, मुख्य, मुख्य का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मुख्य का मतलब होता है मेन, और गौण मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो मुख्य का जो विलोम हो जाता है वो क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अंबुज होगा, ठीक है। कमल का जो पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप इसको कह सकते हो समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द जो है यहां पर हो जाएगा कमल का, वो क्या होगा, अंबुज होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है किस वाक्य में अपादान कारक है। एक चीज पहचान जाइएगा, आज ऐसा अपादान कारक को आपको बताऊंगा एक लाइन के अंदर में, आप कभी भी अपादान कारक को मतलब भूल नहीं पाओगे, ठीक है। देखो अपादान कारक किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझिए, 1 मिनट का टाइम दे करके। देखो जब किसी संज्ञा से, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के निकलने का भाव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं, ठीक है। जब कोई संज्ञा होती है, उस संज्ञा से, है ना, उस संज्ञा से, है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु निकलती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बाहर होती है, दूसरी वस्तु बाहर होती है, अलग होती है ना, बाहर होती है। तो इसी को कहा जाता है हमारा क्या, अपादान कारक, ठीक है। इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि से होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें से लगा होगा। अगर आप अधूरा याद रखोगे कि सिर्फ से होगा तब तो यहां चारों आंसर होगा। राम ने रावण को तीर से मारा, तब तो ये भी अपादान हो जाना चाहिए क्योंकि से लगा हुआ है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहां पर भी से लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ ये याद रखोगे कि अपादान में से होता है तब तो ये भी आंसर हो गया आपका, ठीक है।
हिमालय से गंगा निकलती है, या फिर चाकू से फल काटते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये तीनों ही स्टेटमेंट ए, बी और डी के अंदर में ये जो से वर्ड दिया हुआ है ना, ये एक से दूसरी चीजों का निकलना, अलग होना नहीं प्रदर्शित करता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, तीर यहां पर क्या हो गया, एक साधन मात्र हो गया कि भैया तीर से मारा जा रहा है, तीर एक साधन हो गया। क्या यहां पर तीर का किसी वस्तु से निकलना दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्या दो चीजें पहले एक थी उससे अलग हो रहा है कोई चीज? नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता है। मोहन क्या हो गया, मोहन एक सब्जेक्ट हो गया और उससे कोई पेन है, कोई दर्द है, अब उसको सहा नहीं जाता है। तो क्या मोहन से कोई चीज अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो ये भी हमारा अपादान नहीं होगा। इस तरह से पहचानिए आप। चाकू से फल काटते, चाकू एक साधन मात्र है जिससे फल काटा जा रहा है। ठीक है, चाकू एक टूल है जिससे आप क्या कर रहे हो, फल को काट रहे हो। तो क्या यहां पर ये जो सेंटेंस है डी नंबर, चाकू से फल काटा जा रहा है, क्या ये हमारा अपादान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अपादान वही होगा जहां पर संज्ञा से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निकलना होगा। चाकू भी संज्ञा है, ठीक है, मोहन भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु नहीं निकल रही है। लेकिन हिमालय, सी नंबर देखिए, हिमालय भी संज्ञा है, लेकिन हिमालय से गंगा अलग हो रही है, पृथक हो रही है ना, ये अलग हो रही है, ये बाहर जा रही है, ये वहां से सेपरेट हो रही है। वो उसका पार्ट था। गंगा कहां पर था? हिमालय पर था, लेकिन हिमालय से निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है। तो इस तरह से ये हमारा अपादान कारक होगा। तो याद रखिएगा कि अपादान किसको बोलेंगे? जब संज्ञा से एक वस्तु से दूसरी वस्तु बाहर होती है, तब उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। कभी नहीं भूलना ये चीज को आप। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? देखो, रेलगाड़ी शब्द की अगर हम लोग चर्चा करें ना, तो यहां पर दो शब्द से मिलकर के बना हुआ, रेल प्लस गाड़ी, रेल परस गाड़ी। अगर आप ये रेल शब्द देखोगे ना, ये कैसा शब्द है, तो कहोगे गुरुजी रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी। और गाड़ी कैसा शब्द है मैं पूछ लूं आपको, तो आप कहोगे सर जी गाड़ी तो हिंदी शब्द है। गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है। चूंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल करके बना हुआ है, इसीलिए ये शब्द जो है संकर शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द होगा? संकर शब्द। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल करके एक सिंगल शब्द बनते हैं, तब वो जो है क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। और आंसर इस तरह से हमारा हो जाएगा यहां पर डी नंबर। जितने भी लोगों का आंसर यहां पर डी संकर आप लोग दे रहे हो, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए त्रिफला, त्रिफला एक वर्ड है यहां पर, त्रिफला। मैं देखो त्रिफला के जगह पर ना आपको कुछ और भी पूछ सकता हूं। जैसे मैं पूछ लूंगा त्रिरत्न क्या होगा, जैसे मैं आपको पूछ लूंगा सप्ताह क्या है, सप्ताह। यहां पर एक चीज कॉमन है ना, एक चीज कॉमन है। जैसे मैं आपको और भी कुछ पूछ सकता हूं, जैसे मैं आपको पूछ लूंगा त्रिरत्न बता दीजिए क्या है, त्रिरत्न क्या है, ठीक है, क्या है। तो ये सारे शब्द ना एक ही जाति के हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो एक ही जाति, एक ही संप्रदाय के सारे शब्द हैं। कैसे समझोगे आप? देखिए यहां पर ना आप जब समास पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको समास के जो सारे भाग हैं उसको देखोगे। जैसे आपका कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, ये सारे समास को पढ़ोगे। तो उसमें एक समास को आप याद रखना जिसका नाम है क्या? द्विगु समास। ये जो वर्ड है ना द्विगु, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो द्विगु जो वर्ड है ना, इसमें ऑलरेडी यहां पर दिव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दिव। यहां पर क्या लगा हुआ है? दिव। और आप जानते हो कि दिव का मतलब क्या होता है? दो। और दो क्या है? ये एक संख्या है। दो क्या है? ये एक संख्या है। तो ऐसा समास, इसके नाम से ही संख्या का बोध होता है। जैसे बोलेंगे द्विगु समास, तो द्वि मतलब दो है ना, दो क्या है? एक संख्या है। तो जहां जहां पर संख्या का बोध आएगा वो कैसा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? कई बार ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था जब मैं पढ़ता था, आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि द्वंद्व होगा या द्विगु होगा। नंबर का जो जिक्र आता है ना, संख्या का जिक्र, वो कौन सा समास होगा? ठीक है, आप समास से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको तो पता है कि द्वंद्व या द्विगु में कोई एक ऐसा शब्द है जो जिसमें आगे संख्या लगा रहता है। जैसे त्रिफल, तो तीन है यहां पर। त्रिफल में क्या है भैया? यहाँ पर तीन है। ये क्या है? आपको थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आपको थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सप्ताह में सात है, सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर त्रिरत्न है, ये भी आपको तीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसके आगे में संख्या लगा हो, उस शब्द का जो
विशेषता है वो संख्या हो जाए, है ना, उस शब्द के आगे अगर संख्या का बोध हो तो वो शब्द जो है द्विगु होगा। लेकिन संख्या वाला शब्द द्विगु ही होगा, द्वंद नहीं होगा। ये कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, द्विगु के आगे द्वि लगा रहता है। द्वि मतलब दो होता है, दो क्या होता है? संख्या होता है। तो संख्या जो है, जितने संख्या वाले शब्द होंगे वो सब के सब क्या होंगे? द्विगु समास होंगे। क्लियर है? द्वंद्व समास को भी लगे हाथ पहचानने के लिए सीख लीजिए। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। जैसे अगर मैं कहूं माता और पिता में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे सर जी मेरे लिए तो माता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिता भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दाल रोटी में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहोगे दोनों की समान वैल्यू है। ठीक है, दाल और रोटी दोनों की समान वैल्यू है। तो ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होता है उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसके बीच में हाइफन लगा रहता है या डैश लगा रहता है। अगर हम द्वंद्व समास में देखें, जैसे आप कहीं पर देखोगे द्वंद्व समास रहेगा ऐसे करके दाल रोटी, तो इसके बीच में ना ये वाला हाइफन नजर आएगा आपको। ये जो डैश देख रहे हो ना, ये नजर आएगा, ये हाइफन। ये चीज अगर कहीं पर दिख जाए तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है? बाकी और समास का रिवीजन आपको आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें बताते जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके, है ना, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए और ऐप वगैरह से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जैसे ही आपकी बीएड की रेगुलर क्लास शाम में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ही 7 बजे से मे भी स्टार्ट होगा, 7 से 8, तो जैसे ही आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप जो है आपको लिंक्स वगैरह जो है मिलना शुरू हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, दो तरह का शब्द होता है, बहुत बेसिक चीज है, कौन नहीं जानता होगा आप लोगों में से। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। कहां पर लगता है गुरुजी? प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के, मूल शब्द के पीछे लग करके उसकी पूरी मीनिंग को बदल देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसकी पूरी मीनिंग में विशेषता ला देता है, चेंज ला देता है, उसको खास बना देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर जो वर्ड है लेखक, है ना, लेखक, लेखक का संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि भैया लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। लेखक में कैसा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। तो यहां पर जिनका आंसर डी अक प्रत्यय है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, जिनको भी, है ना, जिनको भी क्लास से जुड़ना है, फ्री क्लास से, यूट्यूब वाली क्लास से, तो पहला तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा भैया, ताकि सारी जो भाई और बहनों, तब ताकि सारी जो नोटिफिकेशन है ना आपके क्लास की, बीएड वाली क्लास की, वो आपको मिलता रहे। सबसे पहला काम कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर ऑल का ऑप्शन दबा लेना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप होता क्या है? प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम लिख लीजिए आपको, वहां पर आपको, ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है ये ऐप, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर लंबी लंबी जो पीडीएफ आपको भेजेंगे ना, वो डाउनलोड करना बड़ा आसान होगा। वहां पर लिंक शेयर करना आसान होता है। तो आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लिखेंगे @DST PDF, लिख तो लेंगे ना, @DST ड्रीम सेवक टीचर्स DST PDF, ऐसा करके लिख दो, एकमात्र चैनल आपको मिल जाएगा। या फिर आप ड्रीम सेवक टीचर्स लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। और ये ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप प्ले स्टोर पर जाकर के। अब देखो, ऐप के अंदर में ना हमारी पेड कोर्स भी चलती है। अगर आपको शुरू से तैयारी करना है, आपके एक भी सब्जेक्ट अगर वीक हैं और आप चाहते हो कि कोई फैकल्टी आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाए, तो हम बिहार बीएड के लिए टॉपर बैच हमने लॉन्च किया इस साल। इससे पहले कई वर्षों से हम बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगा कि ड्रीम सेवक आईएएस जो है, जो ड्रीम सेवक आईएएस पर पहले हमारी क्लास चलती थी, हमने टीचर्स के लिए एक अलग चैनल बनाया ड्रीम सेवक टीचर्स के नाम से। तो हमारी जो संस्था है ना, वो पूरे भारत में बिहार बीएड को लेकर के नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है जो बिहार बीएड की तैयारी करवा रही है। ठीक है, तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हमारा टॉपर बैच चल रहा है। 999 इसकी फी है, लेकिन अभी आपको ऑफर में 699 में ये मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है? ये जो नंबर आप देख रहे हो या नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिखो, हम जरूरी लिंक्स आपको भेजेंगे, आप वीडियो देख करके ज्वाइन कर लेना। कोर्स में क्या मिलेगा आपको? देखो, कोर्स के अंदर में सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। फुल कोर्स थ्योरी, 5 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, है ना, 10-10, 15-15 चैप्टर एक एक सब्जेक्ट के अंदर में आपको है। जीके के अंदर में अकेले आपको 50 चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी,
कंप्यूटर, इसके अलावा अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट के अंदर में 10-10 चैप्टर हुए, तो ये 10 सब्जेक्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट ये 100 चैप्टर के आसपास चला गया। ठीक है, हम आपको 100 नहीं पढ़ाएंगे, 60-70 तक, 60 चैप्टर तक, 50 चैप्टर तक कंप्लीट करा देंगे, शॉर्ट वे में पढ़ाएंगे, ताकि जो पढ़ के जाओ वो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, रीजनिंग के 20-25 चैप्टर, अकेले 25 चैप्टर रीजनिंग के अंदर में हो जाते हैं। हिंदी के अंदर में ऐसे 10-12 चैप्टर हैं, इंग्लिश में 12 चैप्टर, 15 चैप्टर इस तरह से अकेले हैं, है ना। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में ऐसे 10 से 12 चैप्टर के अंदर में है, जिसकी थ्योरी शॉर्ट वे में, है ना, समझना जरूरी है, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उसकी कंप्लीट जो डिजिटल टेस्ट है वो आपको मिलेगी, उसका टेस्ट जो है टीचर आपको क्लास के अंदर में करवाएंगे। आप डिजिटल टेस्ट लगा करके हर चैप्टर का ऑल इंडिया रैंकिंग अपना देख सकते हो। ये सारी चीजें, सुविधाएं जो है कोर्स के अंदर में है। सारी क्लासेस लाइव होंगी, 99% क्लासेस जो है लाइव होंगी, और वो जो लाइव क्लास होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपकी अवेलेबल रहेगी। आप कभी भी देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। अगर आपने क्लास को नहीं भी ज्वाइन किया आज, तो उसकी रिकॉर्डिंग आज शाम में, आज जस्ट क्लास के 1-2 घंटे के अंदर आप जो है आपको मिल जाएगी आपके ऐप पर, और आपको ये सालों भर आपके साथ पास रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम जैसे ही होगी 2024 की, इस कोर्स की वैलिडिटी जो है समाप्त हो जाएगी। आई होप कि जो कोर्स से संबंधित जितनी जानकारी थी वो हमने बता दिया। फिर भी कोई क्वेरीज रह गए तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप पर आप हमसे पूछ लीजिए, और अगर जिन बच्चों के पास फोन पे या गूगल पे नहीं है वो आप हमसे संपर्क कीजिए इसी नंबर पर, जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पर हमसे फोन पे नंबर मांग लीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप पेमेंट करके डायरेक्ट जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको स्क्रीनशॉट भी, मतलब स्कैनर भी दे देंगे, QR स्कैनर दे देंगे हमारी फोन पे या गूगल पे का, उसको स्कैन करके भी डायरेक्ट आप पेमेंट जो है कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं। ये देखिए आपका भारत बैच है DLED प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, ये आपके रिलेटिव में कोई DLED अगर करना चाहते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी कोर्स 699 में आ रही है। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा हमारा बहुत अच्छा गया 2023 के अंदर में। 2024 में हमने ये बैच इतना सक्सेसफुल रहा कि सेवक बैच 2.0 के नाम से हमने इसको रखा है ना, और ये भी बैच रनिंग में है। इसके अलावा झारखंड BEd की क्लास चल रही है, रांची बैच के नाम से कोर्स आया हुआ है। 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी कोर्स के अंदर में। शुरुआत के 500 बच्चों के लिए ऑफर है। 999 की फी है, 499 में पूरा आ जा रहा है आपको। और इसके अलावा UP BEd का भी हमारा जल्द ही आने वाला है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें। और ये जो ऐप है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा जो जितने ये जो क्लास है ना, इसकी PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एक जगह ऐप पर अवेलेबल कराते हैं। तो ऐप जैसे डाउनलोड करोगे, प्रीवियस ईयर का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके जो है वहाँ पर जा करके आप सारे लास्ट 5 ईयर्स के सारे पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। बिहार BEd, UP BEd, झारखंड BEd, है ना, DLED, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखा है। फ्री में आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।